और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। खबर झकझोर देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर आप मां बाप हैं, आपका बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, मोबाइल फोन पर गेम खेलता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली खबर है, मां बाप सावधान, मोबाइल ले रहे जान। आप हिल जाएंगे तस्वीरें देखने के बाद, और जो कमजोर दिल वाले हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, वो ये तस्वीरें ना देखें। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें, ये 3 मासूम बच्चियां, ये तीनों सगी बहन, और इन तीनों ने अपने घर के 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये तीनों गेम खेलती थीं और गेम खेलने की इस कदर आदी थीं कि तीनों ने एक साथ गेम के टास्क को लेकर 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। और जो गेम वो खेलती थीं, बताया जाता है वो कोरियन गेम था। मोबाइल पर बच्चे बहुत से गेम खेल रहे हैं, इसी तरह का ये गेम कोरियन गेम बताया जाता है। ये तीनों बच्चियां यही गेम मोबाइल पर खेल रही थी, और इस कदर खेल रही थी, इतना खेल रही थी कि तीनों ने जान दे दी। अब तरह जो भी इस खबर के बारे में जान रहा है वो हिल जा रहा है। इसी तरह की इमारत थी, मल्टी स्टोरी, 9th फ्लोर पे, उसके 9th फ्लोर से छलांग लगाई 3 बच्चियों ने, तीनों आकर नीचे गिरी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना हुई। 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। जिन बच्चियों ने जान दी, उनकी उम्र सोचिए 16 साल, 14 साल, 12 साल की बच्चियां। 3 बच्चियों के एक साथ सुसाइड से इलाके में दहशत मची। पहले तो लोगों को लगा कि किसी बीमारी या अवसाद से तीनों ने जान दी, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि तीनों मोबाइल गेम खेलती थी। पिता ने गेम खेलने से रोका और डांट लगाई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और रात करीब 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखा और एक एक कर बालकनी से छलांग लगा दी। पिता ने रोते हुए बताया कि बेटियों को मोबाइल गेम खेलने की बहुत आदत थी, दिन भर गेम खेलती थी, आसपास के लोगों से बात तक नहीं करती थी। वो 3 साल से सिर्फ गेम खेल रही थी, और सोचिए ताज्जुब ये कि 2 साल से बच्चियां स्कूल तक नहीं जा रही थी। तीनों कोई कोरियन गेम खेलती थी और कहती कि हमें कोरिया ही जाना है। जिस फोन से बच्चियां गेम खेलती थी, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और जांच कर रही है कि बच्चियों को गेम का कोई टास्क तो नहीं मिला था, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन गेम हैं जो बच्चों को टास्क देते हैं, अगर आपने कुछ कर लिया तो ये करिए, ये करेंगे तो ये मिलेगा। मोबाइल गेम में कहीं छत से कूदने जैसी कोई चुनौती उस गेम में तो नहीं दी गई थी, और तीनों का एक साथ कूदना भी कहीं गेम का बताया काम तो नहीं था। अब सवाल ये, अब देखिए जरा कैसे बच्चियों ने छलांग लगाई। घर के अंदर जब पुलिस पहुंची तो पिता बच्ची के मौजूद हैं, जो बता रहे हैं बच्चियों ने कैसे छलांग लगाई है 9वें माले से। यहाँ इसमें कमरे कितने हैं? सर 3 है। 3 बच्चे सोने कैसे सोने का कैसे? जॉब पे ये तो मैं दुबारा बना रहा था ना उधर, ठीक है। इस बार ये जो आप देख रहे हैं ये वही स्टूल है, इसी पर पैर रख के तीनों बच्चियों ने कूद लगाई है। लिखा था पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है, और आप हमें नहीं छोड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सोसाइटी नोटिस मैंने अभी देखा जस्ट उनके पास, पुलिस वालों के पास बस। सर बहुत बुरा हुआ, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दे बस। ऐप कोरियन वालों ने सेंड करा था लिंक, हमें नहीं पता, बाकी पुलिस वालों के पास फोन है, उन्हें सब डिटेल पता। दूसरा, अगर ये पता होती कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। जो लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से प्रभावित थी, और ये कल्चर के बारे में उनको जो सारा इन्फॉर्मेशन मिलता था, सारा जो उनका सोर्स था वो मोबाइल के माध्यम से था। तो इन दोनों चीज़ों से वो प्रभावित थी। मोबाइल का जो एडिक्शन था ये इनको ज़्यादा हो गया था, इसी के चलते उसके परिवार वालों ने जब उनको मोबाइल इस्तेमाल करने से जब प्रतिबंध किया, तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया। सुसाइड नोट के साथ उनके परिवार के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो बच्चियों के बचपन के थे। अब आइए आपको तीनों बच्चियों के कमरे के अंदर ले चलता हूं, कैसा था उनका कमरा। यह बच्चियों का कमरा, तस्वीरें बिखरी हुई पड़ी नजर आ रही हैं आपको, एक छोटी डायरी नजर आ रही है,
ये डायरी है जिसमें वो सारी चीजें लिखी हैं जो आत्महत्या से पहले वो बच्चियां अपने मां बाप को कहना चाहती थी, जिस स्थिति में थी, जिस हालात से गुजर रही थी वो। साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला है। उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बच्चों ने आत्महत्या करने से पहले चिट्ठी लिखी है। इसको पढ़िए जरा। इसमें लिखा है, बच्चियों ने इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, अभी पढ़ो। उसके बाद नीचे बच्ची ने लिखा है, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दूसरी तरफ लिखा है, सॉरी पापा, और बीच में एक इमोजी बनाई है, एक चेहरा बनाया है, उसमें देखिए आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बच्चियां अपना दर्द पिता को बयां कर रही हैं इस चिट्ठी के जरिए। और इतना ही नहीं, बच्चियों ने घर की दीवार पर भी लिख रखा था। घर की दीवार पर बच्चियां लिख रही थीं, मैं अकेली हूं, अंग्रेजी में लिख रही थीं, और दीवार पर सारा दर्द बयां किया है। नीचे जो कार्ड दिया है वहां लिखा था कि आई एम वेरी वेरी अलोन। और बच्चियां सोचिए किस हालत में थीं, ये सब कुछ दीवारों पर लिख रही थीं। और ताज्जुब ये कि मां बाप इसे समझ नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। 2 साल से जो बच्चियां स्कूल ना जा रही हो, सिर्फ घर में रह रही हो, वो किस हाल में होंगी। अब देखिए जरा बच्चियों के घर का हाल क्या था। गाजियाबाद में जिन 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी है, पुलिस उनके कमरे में पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीर थी। कमरे की दीवारों पर अकेलेपन और मायूसी भरे मैसेज लिखे हैं। कहीं पर दर्द बयां करते हुए लिखा है, हमारा दिल टूट गया है। एक दीवार पर लिखा है, मैं बहुत अकेली हूं। दीवार पर दूसरी जगह लिखा है, बहुत ज्यादा अकेली हूं। एक जगह दर्द भरे संदेश की लाइन मिटाने की भी कोशिश हुई है। पुलिस को लड़कियों के कमरे में 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बच्चियों ने पापा से माफी मांगी और डायरी का जिक्र किया है। लिखा, सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ सके। कोरियन गेम हमारी जिंदगी, हमारी जान है। अब आप हमें नहीं बचा सकते। हम सुसाइड करने जा रहे हैं। और यह नोट भी मिला। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि यह सब सच है। इसे अभी पढ़ लीजिए। आई एम सॉरी पापा, रियली सॉरी। सुसाइड नोट में एक रोती लड़की की नीचे इमोजी बनी है। सुसाइड नोट में जिस डायरी का जिक्र है, पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। सुनिए जरा, इसकी जांच हो रही है। सुनिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। इस तरह से इज में आई को बनाया गया है, डोमिनेंटली जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, या कैपिटल में लिखा गया है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं जो हाईलाइट किया हुआ है जी। ये जो है, तो यहाँ पे ये है कि कॉन्फिडेंटली जो बच्चे थे उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, वो अपनी बात को जो है इफेक्टिवली कहना चाहते हैं। देखिए जो इन्होंने लिखा है, ट्रू लाइफ स्टोरी। ठीक है, अब लाइफ में LIF ये कैपिटल रखा है। इसका मतलब ये इसको लेके ये काफ़ी गंभीर हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ इनके माइंड में उस समय चल रहा था कि कुछ हम एक्शन लेंगे, क्या लेंगे वो श्योर नहीं था, लेकिन कुछ लेना है, कुछ करना है, कुछ गलत कर देंगे, इसके खिलाफ हम जाएंगे। जो भी वो करना चाह रहे हो, जिसको रोका जा रहा हो, उसके बगावत की बू इससे आ रही है। देखिए आई ब्रो जिस तरह इन्होंने बनाया है, जनरली जब हम कोई इमेज बनाते हैं इसके अपोजिट बनाते हैं। आई ब्रो जो है ऐसे बनेगा, यानी ये कहीं ना कहीं निगेटिव सोच रहे हैं, कुछ गलत है माइंड में करने को। और क्योंकि रोने का ये पिक्चर है, रोने का इमेज ये बनाए हैं, और जिस तरह से इन्होंने मोटा धार जो दिखाया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है दुखी हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और ये देखिए माउथ भी ये क्लोज फॉर्म में रखे हैं, उल्टा किए, जनरली हम ऐसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि ये प्रोमिनेंटली, डोमिनेंटली कुछ गलत निर्णय लेने की ओर बढ़ रहे हैं या लेने वाले हैं। सुसाइडल टेंडेंसी या होमिसाइडल टेंडेंसी, कुछ भी ये कर सकते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि 3 बहनें एक कमरे में 2 साल से रह रही हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं, सिर्फ गेम खेल रही हैं। कौन सा गेम है वो गेम? इस तरह का कोरियन गेम मोबाइल्स पर बहुत से विदेशी गेम है, इसी तरह का गेम वो खेल रही थी। आइए आपको बताऊं कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या था, ये मोबाइल गेम ऐसा क्या करते हैं। आत्महत्या करने वाली तीनों बच्चियां कोरियन गेम खेलती थी और
कोरियन लव गेम ऑनलाइन गेम है जो कि साधारण खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्लू व्हेल जैसा टास्क और चुनौतियों से जुड़ा हुआ गेम है। ब्लू व्हेल की वजह से 2017 में 6 से 10 बच्चों की जानें गई थी, जिसके बाद 2018 में इस गेम पर गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था। अब ब्लू व्हेल गेम की तरह ही कोरियन लव गेम सामने आ गया है। इसमें गेम में एक साथी मिलता है आपको, कोरियन कल्चर से वह आपको प्रभावित करता है। वो खुद को एक बेहद खूबसूरत कोरियन या विदेशी बताता है। इसमें खेल के साथ अनोखे तरीके से ऑनलाइन चैटिंग भी होती है। शुरुआत दोस्ती प्यार से होती है ताकि बच्चों का भरोसा जीता जा सके। भरोसा जीतने के बाद उन्हें छोटे छोटे टास्क यानी टारगेट दिए जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है चुनौती मुश्किल और जानलेवा होने लगती है। अगर खिलाड़ी टास्क पूरा करने से मना करता है तो उसे धमकी दी जाती है। दावा है कि इसमें 50 टास्क होते हैं जिनमें अंतिम बेहद खतरनाक होता है, और कहा जाता है ऐसे गेम आम फोन में चलने वाले प्ले स्टोर में नहीं होते, बल्कि किसी दोस्त के लिंक शेयर करने पर ही ये डाउनलोड हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये गेम मोबाइल तक हैक कर लेते हैं और इसी हैकिंग से वो निजी जानकारी निकालते हैं और फिर धमकाते हैं। फिलहाल इस गेम और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सुनिए जरा, ये दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली के बेहद नजदीक हुई है। सियासी भूचाल भी इस पर आया है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? पहले भी घटनाएं घट चुकी हैं, ये पहली घटना नहीं है। बच्चे बच्चियां अपने परिवार से छिपाकर, माँ बाप से छिपाकर ये गेम खेल रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और इसको पूरी तरीके से इन्होंने लीगलाइज किया है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, सुझाव भी दे रही है, उसके बारे में भी जागरूक करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस गेमिंग से बच्चों की लत से छुड़ाना चाहिए, बचाना चाहिए। और परिवार वालों का बहुत भारी दायित्व है कि परिवार के बच्चों को इसकी लत पड़ने से दूर रखें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ऑर्गेनाइज करने के बाद तो माइंड वॉश कर रहे हैं, और बच्चे जिस तरह की बातें करते थे जो लिखी है, ये पूरे देश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए जिम्मेवार ये कंपनियां हैं। पहले भी बैन किया गया था, इसको भी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, कठोर इस पर कार्रवाई कराएंगे। और ये जो घटना हुई है इसमें FIR उस कंपनी के खिलाफ होगी और कठोर कार्रवाई होगी। अब देखिए जरा, ऐसा क्या था कि तीनों बच्चियां आत्महत्या कर रही थी और पिता को खबर तक नहीं थी। तीनों बच्चियां 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थीं और मां बाप को पता नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? मां बाप को पता था तो फिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे और उनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे? आइए आपको बताऊं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल जिन बच्चियों ने खुदकुशी की उनके पिता चेतन ने 2 शादियां की। पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उसकी बहन से यानी साली से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए तो पहली पत्नी से 2 बच्चे और हो गए। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले चेतन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट में रहते हैं और जिस वक्त यह दिल दहला देने वाली घटना हुई, चेतन घर पर ही थे। चेतन अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था, जबकि जिन बच्चियों ने खुदकुशी की है वो दूसरे कमरे में थी। चेतन को बच्चियों के मोबाइल गेम की लत की जानकारी थी। उसे पता था कि बच्चियां कोई कोरियन गेम्स खेलती थीं और उसमें इतनी खूबी डूबी रहती थीं कि हर वक्त गेम में ही लगी रहती थी। तीनों एक साथ टॉयलेट जाती थी, एक साथ ही नहाती थी। चेतन ने माना है बीच वाली बेटी टास्क देती थी और बाकी दोनों मानती थी। कोरिया जाने और गेम ना छोड़ने के लिए भी कुछ करने को तैयार थी। लेकिन सवाल यह है कि बच्चियों को ऐसी लत लगी क्यों? पढ़े लिखे और शेयर कारोबार करने वाले चेतन ने क्या ध्यान नहीं दिया? वो अपनी बेटियों को आखिर स्कूल क्यों नहीं भेजता था? बच्चियां किसी से मिलती जुलती नहीं थी तो क्या कोई कदम नहीं उठाया? चेतन ने खुद माना कि बेटियां 3 साल से कोरियन गेम खेल रही थी। तो सवाल यह भी है कि उन्हें लगातार मोबाइल कैसे मिल जाता था? उनकी आदत को रोकने के लिए चेतन ने क्या किया? ये सारे सवाल हैं। अब जब तीनों बच्चियों ने आत्महत्या की तो सोसाइटी में अगल बगल के कई लोगों ने देखा, जो चश्मदीद उस वक्त देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 2 o'clock पे ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके होते हैं, लाइट्स ऑलमोस्ट ऑफ होती है, 1-2 को छोड़ के। और 1-2 में एक तो ये सामने बालकनी है, ये देखो। एंड वो बालकनी में होता क्या है कि
अजीब से मतलब पीछे से झुक रहा है कोई बंदा। तो स्टार्टिंग में फील हुआ कि शायद कोई कपल फाइट होगी या कोई बचा रहा होगा या कोई ड्रंक्ड होगा, वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़। पर एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पता था कि कोई बच्चे होंगे। रियली जब मैं नीचे गई, जब वो जंप मारा, तो जैसे अभी आप देख रहे हो जैसे जितने भी शेड्स लगे हैं ना, वो सब में जब बॉडी गिरी, मतलब तीनों टकराते हुए गिरी, इस वजह से इतना शोर हुआ कि ऑलमोस्ट सोसाइटी के लोगों को लगा कि गन शॉट हुआ है, क्योंकि 3 बॉडी ठीक ठाक वजन वाले अगर गिरेगी तो ऐसा फील होगा। तो उसमें क्या फील हो रहा था कि एक जो है वो एकदम कंफर्म था कि उसको जैसे नॉर्मली क्या होता है सोसाइट्स में कि हम आए गुस्से में बस कर गए, तो उसमें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। बट इस केस में ऐसा था नहीं। इस केस में कोई ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, और दैट्स वाई वो कैची था कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। पर 1 मिनट के अंदर अंदर पहले वो बैग गए और फिर दोबारा लड़की आई, जिसमें एक जो छोटी लड़की थी वो शायद उसको कस के पकड़ रखा था। जब वो कूदे तो 2 लोग तो साथ में गिरे, और उसके जस्ट मतलब विद इन 10 सेकंड बाद 3rd पर्सन भी शायद उसको पकड़ने में, और उन लोगों ने बोला भी कि देखो गिर गए, शायद यहाँ मेरे को एक आवाज आई कि देखो गिर गए, पर फिर वो बच नहीं पाए। उसके पीछे 3rd वाला भी उन लोगों को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरा। तो मेरी नज़र इसलिए उस पर मतलब हैरान कर देने वाला था क्योंकि उसके ऊपर कोई चढ़ के बैठी हुई थी। फीमेल या मेल तो मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, बट बैठा हुआ है ये दिखाई दे रहा था। तो जब मैं गौर से देखना स्टार्ट किया तो बार बार यूं ऐसे पीछे की ओर झुकने की कोशिश हो रहा था, कोई अंदर से खींच रहा था। मैंने मैम को बुलाया कि यार देखो मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। मैम भी आई, मैम ने स्पेक्स ढूंढा, मैम आई, बोली तब तक वो उतर चुकी थी अंदर। सिर्फ ये 3 बच्चियां नहीं, इन्होंने आत्महत्या नहीं की, एक और आत्महत्या हुई। एक और बच्चे ने मोबाइल के लिए ही आत्महत्या कर ली। ये तस्वीर भोपाल से है। भोपाल में अंश ने आत्महत्या की है मोबाइल की वजह से, और एक और बच्चे की जान ली है। क्या हुआ, अंश ने दरअसल सुसाइड किया है फांसी का फंदा लगाकर। देखिए जरा, यह भी मोबाइल की वजह से। मां ने मोबाइल गेम खेलने से रोका तो 9वीं के छात्र ने जान दे दी। मोबाइल लत की यह डरावनी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई है, और 14 साल का एक लड़का मोबाइल में गेम खेलने का बुरी तरह से आदी था। उसके माता पिता टीचर हैं और वो उनका इकलौता बच्चा था। माता पिता नौकरी में व्यस्त रहते तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, और जब उन्हें पता चला कि बेटे का मोबाइल गेम की लत लग गई है तो उन्होंने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल और गेम में उलझे रहने से बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो किसी से बातचीत नहीं करता था और रोकने टोकने पर भड़क जाता था। मां ने एक दिन उसे बहुत तेजी से डांटा और मोबाइल छीन कर ले लिया। कुछ दिन बाद माता पिता एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए शहर से बाहर गए और घर लौटे तो देखा उनका बेटा फांसी के फंदे पर लटक रहा है। पता चला कि बेटा मोबाइल पर ऑनलाइन सुसाइड गेम खेलता था। तो क्या गेम में ही उसके कोई ऐसा टास्क या चुनौती मिली हुई थी उसे, जिससे उसने खुद की जान ले ली और यह कदम उठाया? सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। बच्चा चूँकि मोबाइल ज़्यादा चलाता था, मदर ने मोबाइल चलाने से मना किया, जनरली माता पिता करते हैं, तो उससे मोबाइल बच्चे से ले लिया था। इस कारण से उसके द्वारा डिप्रेशन में उक्त घटना कारित की गई। अभी तक चूँकि बातें सामने नहीं आई हैं कि किस तरह का गेम खेलता था वो, बट मोबाइल चलाता था, ये बात ज़रूर घर वालों ने बताई है मौखिक तौर पे। तो अभी और उनसे पूछताछ और डिटेल स्टेटमेंट बाकी है। फ्री फायर करके गेम में जो इसके दादा का अकाउंट नंबर ही मालूम था, तो 28,000 रुपये इसके दादा के अकाउंट से कट गए थे। फिर घर में थोड़ा समझाया तो समझ गया था, लेकिन कल अचानक परसों अचानक पता नहीं क्या हुआ, इसने फिर से वो डाउनलोड गेम कर लिया और उस आधे घंटे के अंदर उसने फांसी लगा ली कि उस गेम के अंदर डायमंड खरीदना, कॉस्ट्यूम खरीदना, उस लालच के चक्कर में वो गन खरीदना है। इस चक्कर में वो अपने बच्चों को टारगेट बनाते हैं। इसके अंदर कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, उस के अंदर बच्चों को कुछ भी पैसे को कहीं से भी लाने को मजबूर कर। अब सोचिए जरा, सवाल यह कि कैसे पहचाने कि आपके बच्चे फोन के लती हो गए, उन्हें लत लग गई है। यह हाल खेलकूद की जगह बच्चा सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलता हो, अगर यानी गेम खेल रहा है, आप उससे कह रहे हैं जाओ बाहर जाकर ग्राउंड पर खेलो और नहीं जा रहा है अगर, तो समझ लीजिए उसे भयानक लत लग गई। भीड़ भाड़ और कार्यक्रमों में बच्चा सिर्फ मोबाइल ही देखता रहता हो। अगर गेम खेलने के लिए बच्चा माता पिता से झूठ भी बोलने लगा हो, बिना मोबाइल के खाना पीना तक बंद कर दे, कोई भी काम करने के लिए मोबाइल की डिमांड करे, हमेशा अकेले रहना पसंद करे और नींद में भी अगर बड़बड़ाता रहे, दिन भर गेम की बात करे, उसी के बारे में सोचता रहे, तो समझ लीजिए उसे खतरनाक मोबाइल की लत लग गई। बच्चे के फोन की लत तो आपको क्या करना चाहिए,
इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन होता है, यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपकी मर्जी के बिना बच्चा कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन और ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया ऐप्स पर भी पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन होता है। साथ ही बच्चा ऑनलाइन क्या देख रहा है इसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। बच्चे की अलग ईमेल आईडी बनाकर ऐसा किया जा सकता है। साथ ही इसका एक और तरीका है कि बच्चे के साथ अपना तालमेल बढ़ाएं, उसके खेल कूद पर जोर दें और संभव हो तो साथ खेलें उसके। खुद भी कम फोन चलाएं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अपने फोन में भी पासवर्ड लगाएं जिससे बच्चे इस्तेमाल ना कर सकें उसका। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, कैसे बच्चों को फोन और इन खतरनाक मोबाइल गेम से बचाएं। सुनिए। जैसा इस केस में देखा गया, कुछ बच्चियां कुछ साल से स्कूल में जा रही थी, तो अगर कोई बच्चा बहुत लंबे समय स्कूल नहीं जाएगा तो उसका रियल वर्ल्ड से कटाव हो जाएगा। उसका बच्चे के मानसिक विकास पे, शारीरिक विकास पे और ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक उसका रिजल्ट आएगा। बच्चा अलग थलग हो जाएगा, रियल वर्ल्ड से कट के डिजिटल वर्ल्ड में घुसना शुरू हो जाएगा, वो वहां दोस्त ढूंढेगा, उसकी दुनिया सुकड़ जाएगी, उसका जो विकास है कम पड़ जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिप्रेशन इसका हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आत्मशक्ति कम हो जाएगी, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है और बच्चे अपने पे भरोसा कम करना शुरू कर देगा। उस पर अपना ट्रस्ट, कई बार ट्रस्ट इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं बच्चों की। फॉरवर्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट इसका आ सकता है और कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है और वो उसका जो लत है ऑनलाइन वीडियो गेम या डिजिटल मीडिया में बढ़ जाएगी। और क्योंकि समय तो उसे काटना है तो ऑटोमेटिकली उसको वहां अच्छा लगना शुरू होगा, उसको लगेगा मेरी रियल दुनिया ये है और वो असली दुनिया से कट के उधर ज्यादा समय देना लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन एंड डायलॉग, ये नहीं गंवाना है और बच्चे को रियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व करना है, गेम्स में, जिम में, एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में, तब बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहेगा। बच्चे में ऑनलाइन में एडिक्शन की तरफ जाने की प्रबल इच्छा कम रहेगी। मनोचिकित्सक बड़ी बात कह रहे हैं कि बच्चों को घर से बाहर भेजिए खेलने के लिए, दूसरे कामों के लिए। अब देखिए जरा, अब आज की एक और बड़ी खबर है जो संसद से आई। संसद में राहुल गांधी और एक मंत्री के बीच कैसे भिड़ंत हो गई। गद्दार बनाम देश के दुश्मन की लड़ाई। राहुल गांधी दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद में। आज राहुल गांधी पहुंचे संसद में, जो मकर द्वार है, सीढ़ियां हैं, वहीं पर राहुल गांधी बाकी सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बीच राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू आपस में भिड़ गए उसी जगह जहां राहुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, ये रवनीत बिट्टू जा रहे थे, राहुल ने उन्हें टोका तो उन्होंने भी जवाब दिया। सुनिए। अब देखिए जरा पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं, राहुल गांधी खड़े हैं, रवनीत बिट्टू सीढ़ी पर खड़े हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री को गद्दार दोस्त कह दिया। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने राहुल को देश का दुश्मन बता दिया। दरअसल कांग्रेस के कुछ सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे सांसदों में राहुल गांधी भी मौजूद थे। इसी दौरान राहुल ने रवनीत बिट्टू को आते हुए देखा। तब राहुल ने कहा, देखो एक गद्दार आ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश की, आगे हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त। राहुल बोले, चिंता मत करो, आप वापस आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया राहुल गांधी से। उन्होंने मुस्कुराते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया, बोले देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बताऊं रवनीत बिट्टू हैं कौन। दरअसल पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। 1995 में आतंकियों ने कार में बेअंत सिंह की हत्या कर दी। रवनीत 3 बार कांग्रेस सांसद रह चुके और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। पंजाब में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वरिंग से हार गए थे चुनाव।
चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया और 2024 में बिट्टू ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने अमेरिका में सिखों पर राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी और राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया था। अब राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया। रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए, नाराजगी और गुस्सा। फिर देखिए दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के लिए प्रदर्शन शुरू हुआ। ये इसके अलावा एक और प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में ही। सिख सरदार हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं, ये पोस्टर लिए। राहुल गांधी इस्तीफा दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो। दूसरी तरफ अमृतसर में भी प्रोटेस्ट हुआ राहुल गांधी के खिलाफ और उनका पुतला भी जलाया गया। राहुल गांधी उसका जो नाना था, चाहे वो नेहरू था, चाहे इंदिरा थी, ये लोग हैं देश के गद्दार। तो कोई हक नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का। मैंने समझता हूँ वो 2 साल का बच्चे जैसे उसका मानसिकता है। गद्दार की बात कर रहे हैं, उनसे बड़ा कभी किसी को छोड़ा है? हर लीडर के साथ इन्होंने ऐसे किया। हर जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं, जिसको चाहते हैं उतारते हैं। इनकी फितरत ये रही है। कुलीग्स के प्रति उनका बिहेवियर भी अपने आप को ऊपर समझना। भी मैंने हाथ निकाल दिया और मैं कुछ भी कहूंगा, मेरे सामने हाथ आपको मिलाना ही पड़ेगा। हाथ मिलाती है मेरी जूती राहुल जी। पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। जब देखा तो राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे गद्दार दोस्त आ रहे हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कर रहे हैं, सिखों को बोला। पहले ये तो पढ़ लो कि बिट्टू सिख है, सिखों से पूछ लो पंजाब में जाकर। कोई ऐसी पंथक जथेबंदी जिसने इसका गुस्सा किया बताइए। 4 लोग आरएसएस के बैठकर आरएसएस के सारे इशारे पे जो एक वर्गीकरण की राजनीति करती है, वो जो सिखों की दुश्मन है, उसके इशारे पे वो सर्टिफिकेट देंगे हमें। राहुल गांधी के इस रिमार्क को लेके बहुत एंग्विश और बहुत गुस्सा जो है चारों तरफ पूरे देश भर में है। जिस व्यक्ति के दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया हूं, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही दिख रहा है, और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो वो आपकी आंख का तारा है। तो किस सोच के साथ जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश में राजनीति कर रहे हैं। और आइए, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी हुआ कोर्ट में आज। क्या हुआ संसद में? जरा संसद में विपक्ष का महिला मोर्चा, संसद में हुआ क्या? दरअसल आज पहले संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था और सांसद प्रदर्शन कर रही थी। दूसरी तरफ मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा था कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा था मुंबई यूथ कांग्रेस का। दूसरी तरफ संजय सिंह भी संसद में प्रदर्शन कर रहे थे, परिसर में ही संजय सिंह दूसरे सांसदों के साथ। और आज बड़ा दिन यह था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोलना था।
पीएम मोदी लोकसभा में बोलना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। उसने ठान लिया था कि पीएम मोदी को बोलने नहीं देंगे। इसलिए विपक्षी महिला सांसदों ने क्या किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी का घेराव कर लिया। उनके आने से पहले वहीं पहुंच गए और वहीं प्रदर्शन करने लगी। उनके ऊपर कागज फाड़ करके बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके बैठे थे, उनके ऊपर। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज वो किताब लेकर आए जिस किताब का जिक्र वो कर रहे थे, और उन्हें कहा गया कि किताब छपी नहीं, तो आप आखिर इस किताब का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को जवाब देने के लिए निशिकांत दुबे एक किताब लेकर आए जिसमें दावा था कि नेहरू जी ने बहुत सी जमीन चीन को दे दी। किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पिए हुआ करते थे, राजीव गांधी ने डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। अपोजिशन का डर के भाग गया, आज पार्लियामेंट में नहीं आया स्पीच देने के लिए। यही तो बात है, यही तो देश का सबसे बड़ा खबर है। आज तो बोला था ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ था, आज बोलेंगे क्यों नहीं आया। डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो मर गया। प्रधानमंत्री आए नहीं, बोल पाएंगे क्या, सुनना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोकतंत्र को डंडे से आंकने का काम करेंगे, आप कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। आपने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया और यहाँ हमारे ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं। अपने देश वालों पर दादागिरी दिखाएंगे आप। एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूं कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। कुर्सी पे चढ़ रहे हैं, टेबल के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एक खूबसूरत चर्चा हो सकती थी, जिसका यकीनन लाभ देश को भी मिलता, सदन को भी मिलता, आपने उस चर्चा को ही पूरी तरीके से उस पर गतिरोध लगा दिया। प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम है इनके नेता राहुल गांधी को, जो कल पूरा सदन देखा। ये अबोध बालक देश के अंदर भ्रम फैलाने के सिवा, झूठ बोलने के सिवा, थेथरोलॉजी के सिवा ये कुछ नहीं। और आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर, जहां आतंकियों का सफाया हो रहा है। मसूद के आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल मसूद के आतंकी जंगलों में छिपे थे, उधमपुर के जंगलों में, जहां सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पहले सेना ने चारों तरफ से घेरा और उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। कई आतंकी थे जो जंगलों में गुफा के अंदर छिपे थे। लेकिन सेना उस गुफा तक पहुंच गई। इसी गुफा में आतंकी छिपे थे। सेना ने गुफा को उड़ा दिया और आतंकी ढेर हो गए। सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी, मसूद अजहर के ये आतंकी, जैश से जुड़े हुए दोनों आतंकी जिन्हें ढेर कर दिया गया। उसके बाद देखिए दोनों के शव बरामद हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो जिन आतंकियों को ढेर किया गया है। दूसरी तरफ उनकी जिंदा तस्वीर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जब उन्हें मार गिराया है हमारे जवानों ने। इनके पास से बाकायदा हथियार भी बरामद हुए। ये उन हथियारों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो इन आतंकियों के पास गुफा में मौजूद थे। अब देखिए जरा कैसे इस गुफा को तबाह किया गया। ये आप देख रहे हैं ठीक इस तरह से रॉकेट लॉन्चर के जरिए गुफा में ये रॉकेट लॉन्चर गया है और उसके बाद इसे पूरी गुफा उड़ गई है। आतंकी इसी के अंदर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगलों में
उस वक्त तहलका मच गया जब रामनगर बसंतगढ़ के जाफर जंगल में दनादन गोलीबारी हो रही थी। आतंकियों और जवानों में यह एनकाउंटर कल शाम 4 बजे शुरू हुआ। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग चलती रही। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को सुरक्षा बलों की गोली लग गई और लेकिन वो बचने के लिए अपने साथी के साथ गुफा के अंदर छिप गया जाकर। करीब 2.5 घंटे गुफा में आतंकी खामोश रहा और बाहर सेना चौकन्नी थी। सेना, सीआईएफ, डेल्टा, व्हाइट नाइट कोर और पुलिस सीआरपीएफ तैनात थी। तभी शाम करीब 7:30 बजे आतंकियों ने गुफा से निकलने की कोशिश की। घिरे हुए आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर गुफा से भागने की फिराक में थे। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया और घेराबंदी की गई इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर चलाया, जिससे गुफा के एक हिस्से को विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। धमाके के बाद गुफा से दोनों जैश आतंकियों के शव बरामद हुए और सेना ने बताया कि ढेर हुए आतंकी जैश का टॉप कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया था, जो इलाके में कई साल से सक्रिय था और उससे भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इसमें अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47 असॉल्ट राइफल और गोला बारूद मिला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के। आज का इतिहास 36 साल की उग्रवाद है, मिलिटेंसी है, और ये आज जब उग्रवाद शुरू हुआ उसके बीच में न जाने हमारे फौजियों ने अपनी भी शहादतें दी इस उग्रवाद को खत्म करने के लिए। और आज जब जैश-ए मोहम्मद के 2 उग्रवादियों को मारा, मैं अपने फौजियों को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। और ये इन फौजी जो उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और जितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, इसलिए रहता साहब मैं और आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस जंग के मैदान से आपको लिए चलता हूं ईरान और अमेरिका के जंग के मैदान में। वहां ईरान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया। ईरान अमेरिका जंग का ट्रेलर आ गया है। दरअसल एक ड्रोन भेजा ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत पर, लेकिन वो ड्रोन अमेरिका के युद्धपोत पर हमला करने वाला था, उससे पहले F-35 फाइटर अमेरिका का पहुंच गया, जिसने उस ड्रोन को मार गिराया। जिस तरह आपको नजर आ रहा है, पीछे युद्धपोत है और युद्धपोत के पास ड्रोन और बीच में फाइटर आता है, ड्रोन को गिरा देता है। और यह है वो ड्रोन, ईरान के ड्रोन है शाहिद, बहुत ही घातक और खतरनाक ड्रोन है। यही ड्रोन ईरान ने भेजा था अमेरिका के युद्धपोत पर। तो क्या ईरान ने अमेरिका को उकसाने वाला काम किया है, वो भी तब जब बैठक होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच तुर्की में। आज सऊदी अरब के बिन सलमान और एर्दोगन की मुलाकात हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति का सऊदी अरब का दौरा है और माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हालात शांत करने के लिए कई बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उस बीच ईरान की हरकत चिंगारी भड़का सकती है। क्या ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? क्या खमनेई ने ठान लिया है कि ट्रंप की धमकियों पर धमाके से जवाब देंगे? तभी तो समंदर में ट्रंप के किले को ढहाने खमनेई ने आसमान से ऐसा हथियार चलाया जो समंदर में खड़े अमेरिकी बेड़े में हड़कंप मचाने का मादा रखता है। लेकिन अमेरिका के रडार और सैटेलाइट को चकमा देना बच्चों का खेल नहीं। तभी तो इधर से ईरानी अस्त्र चला, उधर से अमेरिकी पलटवार हुआ और फिर जो धमाका हुआ उसे जंग का ट्रेलर कहा जा रहा है। अब आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या। ये आप देख रहे हैं, ये युद्धपोत है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन भेजा था, लेकिन अमेरिका ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। शायद 139 ड्रोन युद्धपोत अब्राहम लिंकन की ओर जा रहा था। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी सेना ने F-35 फाइटर जेट से उसे मार गिराया। दरअसल अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में ईरान के करीब है और दावा है चीन अपने जहाज से अमेरिकी युद्धपोत की जासूसी कर रहा है। अब यह है वो ड्रोन, इस ड्रोन का नाम है शाहिद। ईरान अपनी ड्रोन ताकत को हमले और निगरानी में इस्तेमाल करता है। शाहिद सीरीज के ईरानी ड्रोन बेहद खतरनाक और सटीक माने जाते हैं। शाहिद 129 ड्रोन निगरानी और हमले दोनों के लिए बनाया गया है,
जो 24 घंटे की उड़ान क्षमता के साथ 1700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। 24,000 फीट की ऊंचाई तक यह ड्रोन 8 बम या मिसाइल ले जा सकता है। और यह है वो युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन, समुद्र में तैरता सैन्य अड्डा है। 57,000 करोड़ कीमत का यह परमाणु युद्धपोत, जिस पर करीब 5,000 से 8,000 सैनिक तैनात हो सकते हैं और इस पर करीब 80 लड़ाकू विमान और 2 पनडुब्बियां मौजूद होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है, 1 लाख टन वजनी है। और यह F-35 फाइटर जिससे ड्रोन मार गिराया। अमेरिका का F-35 बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान है और F-35 सीरीज के अमेरिकी विमानों के 3 वर्जन होते हैं, जिनमें F-35C को एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन किया गया, यानी युद्धपोत के लिए, जो सीधे युद्धपोत से उड़कर और दुश्मन पर हमला करता है। यह उड़ान भरने के लिए रनवे में दौड़ता नहीं बल्कि सीधे उड़ता है। यह एयरक्राफ्ट अपने साथ 8,000 किलो विस्फोटक भी ले जा सकता है और इस घातक लड़ाकू विमान की रेंज 2200 किलोमीटर है। F-35C फाइटर जेट इंटेलिजेंस और सर्विलांस मिशन भी करता है। दावा है यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में माहिर है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। कुछ समय पहले उन्हें कुछ करने का मौका मिला था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था। मुझे नहीं लगता कि वो इसे दोबारा करना चाहेंगे। वो बातचीत जारी रखे हुए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और हम देखेंगे कि कुछ होता है या नहीं। हम ईरान समेत कई क्षेत्रीय देशों के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद में जुटे हैं ताकि क्षेत्र में टेंशन को कम किया जा सके और कोई बड़े स्तर का संघर्ष न। ईरान और अमेरिका के बाद एक और देश जो जंग का मैदान बना है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हालात ये है कि बलूच लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई है। देखिए हालत ये है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए के सामने मुनीर सेना ने घुटने टेक दिए, ताबूतों के ढेर लगते जा रहे हैं। खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने मुल्क की बेबसी जाहिर की है। संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण खोने की बात कबूली। कहा बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान के क्षेत्रफल का करीब 40%। ऐसे में इतने बड़े इलाके पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, पाक रक्षा मंत्री ने कबूला है कि बीएलए ताकतवर है, उसके लड़ाकों के पास आधुनिक राइफल और हथियार का जखीरा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा वो 20 लाख रुपए की राइफलों का इस्तेमाल करते हैं। बीएलए लड़ाकों के पास 3.5 लाख रुपए वाले हीट डिटेक्टिंग लेजर हैं। पाक रक्षा मंत्री के मुताबिक उनके पास 18 लाख के कॉम्बैट गियर पैकेज है। कुल मिलाकर बलूच आर्मी ऐसे आधुनिक हथियारों से लैस है जो मुनीर सेना के पास है नहीं, जिससे वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बताया कि वहां के भूगोल में भी सेना फंस गई है। ख्वाजा के मुताबिक बलूचिस्तान का इलाका पहाड़ी और बहुत उबड़ खाबड़ है, जहां बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक तरह से विद्रोहियों को प्राकृतिक कवर मिला हुआ है, यानी पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर बीएलए ने पाक फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। सुनिए जरा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को वो क्या कह रहे हैं। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री की सुरक्षा कड़ी होने जा रही है। खास गाड़ी में चलेंगे। सीएम नीतीश को पीएम मोदी जैसी सुरक्षा होगी। खास गाड़ी, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं बुलेट प्रूफ रेंज रोवर, इस गाड़ी में ही नीतीश कुमार अब सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुरक्षा कारणों से इसी गाड़ी में चलते हैं। वो गाड़ी सीएम नीतीश के काफिले के लिए 4 नई गाड़ियां आने वाली हैं। दावा है सीएम नीतीश नई बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे। इस गाड़ी की सुरक्षा ऐसी है कि गोलियां हो या रॉकेट लॉन्चर, किसी भी हमले से कार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पीएम मोदी भी इसी बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी में चलते हैं। रेंज रोवर सेंटिनल की कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह गाड़ी यूके में बनती है, जिसमें भारी सुरक्षा कवच होता है। यह 218 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। साथ ही 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और हर तरह के रास्ते में चलती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। गाड़ी की खिड़की को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। खास आर्म्ड ग्लास लगा है जो बड़े धमाके झेल सकता है और इस कार के शीशे को कई लेयर में लैमिनेट किया जाता है। इस मजबूत परत की वजह से गोली लगते ही कांच टूटता नहीं है और इस गाड़ी में खास तरह के रन फ्लैट टायर मौजूद हैं। गाड़ी में ये टायर क्षतिग्रस्त होने पर 100 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक लगाई जाती है और जिससे गोली लगने पर भी फ्यूल बाहर नहीं निकलता है। सीएम नीतीश पटना में हुंडई कार की आयोनिक
5 गाड़ी से चलते हैं और इसकी कीमत 50 लाख है और यह बुलेट प्रूफ भी नहीं है। पटना के बाहर वो बुलेट प्रूफ टाटा सफारी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस गाड़ी से चलेंगे। आइए, अब बारी है लाइफ का फंडा की। आपके लिए क्या है खास, आपको बताऊं। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठोर जिंदगी आपको लगे और जमाना कितना भी ठुकराए, कभी हार मत मानिए, धैर्य रखिए। एक दिन तकदीर भी बदलेगी और दुनिया भी। दुनिया का सबसे हिट उपन्यास हैरी पॉटर लिखने वाली J.K. रोलिंग और उनकी कहानी इसकी मिसाल है। जिंदगी की शुरुआत में रोलिंग ने जितने काम किए सब में उन्हें नाकामी झेलनी पड़ी। कम उम्र में ही मां का निधन हो गया। परिवार से परेशान होकर ब्रिटेन छोड़कर पुर्तगाल चली गई। पुर्तगाल में शादी की तो वहां भी धोखा मिला। 13 महीने की बेटी को गोद लेकर वो वापस ब्रिटेन आ गई। तब खाने तक को पैसे नहीं थे और कोई मदद को तैयार नहीं था। रोलिंग तो खुदकुशी तक करना चाहती थी, लेकिन अचानक दिमाग में हैरी पॉटर लिखने का आइडिया आया। तब उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि एक दिन हालात बदलेंगे। वो दिन में छोटा मोटा काम करती और रात में बेटी को भी संभालती और हैरी पॉटर भी लिखती। रोलिंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कंप्यूटर खरीद पाती। वो हाथ से ही उपन्यास लिखने लगी। उनके पास फोटोकॉपी कराने तक के पैसे नहीं होते थे। तो 90,000 शब्दों की किताब को 12 बार लिखा है। उपन्यास लिखा भी तो 24 प्रकाशकों ने छापने से ही मना कर दिया। रोलिंग अकेले में रोती, सोचती मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर कहती मुझे धैर्य रखना है, एक दिन कोई तो छापेगा। और एक बार उपन्यास छपी तो फिर ऐसी चली कि रोलिंग ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार हो गई। इस तरह रोलिंग ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जिंदगी में जब मुश्किलें आए तो भागने के बजाय धैर्य रखिए। धैर्य आपको राह भी दिखाएगा और एक दिन कामयाबी भी दिलाएगा। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।